नोडल एनालिसिस। सर्किट में दैट मच एक्सटेंट इफेक्टिव नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए, ठीक। लेकिन चूंकि फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, इसीलिए तो वो एक्सटेंशन है हल्की सी एक बंदा करेगा, तो वो जो एक्सटेंशन है उसको हम कहते हैं नोडल एनालिसिस, जो आज का हमारा टॉपिक है। आई डोंट थिंक कि आज हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। नोडल एनालिसिस में आपने अपने सर्किट में मौजूद नोड्स को एज अ फंडामेंटल एंटिटी इस्तेमाल करना, ठीक। नोड्स के ऊपर वोल्टेज मालूम करना। और अभी तक का जो हमने सब्जेक्ट देखा उसमें हमने, जब हम लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, तो हमने बात तो की है वो ये की कि करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंपोनेंट, ओके, इस कंपोनेंट में से करंट जो गुजर रहा, एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस कंपोनेंट, फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज, और या फिर वोल्टेज सोर्स है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, हम इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी मैंने कहा कि नोडल एनालिसिस में आप नोड वोल्टेज की बात करें, ठीक। इसको भी हम थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। थोड़े से क्लू के लिए मैं आपको याद कर रहा हूं कि जब हमने वोल्टेज को पढ़ा था, जब हमने वोल्टेज का इंट्रोडक्शन दिया था, तो हमने क्या बात की थी, वोल्टेज को हम डिफरेंट तरीकों से देख रहे थे, जिसमें से एक था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। कि जो कंपोनेंट आपका कनेक्टेड है सर्किट, रेजिस्टर आपका जहां पर कनेक्टेड है वो दो नोड्स के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक। और यहां पर आपके पास कोई पोटेंशियल है P1, यहां पे कुछ पोटेंशियल है P2, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्टेज। पोटेंशियल राइज, पोटेंशियल ड्रॉप की बातें हमने की थी वहां। सो अब यहां पर हम ये जो पोटेंशियल वाली चीजें थी ना, ठीक, इसको थोड़ा बहुत यूटिलाइज करें। ये जस्ट मैं आपको तमहीदी बात कर रहा हूं, जस्ट नोडल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन के तौर पर, ओके। अब ये नोडल एनालिसिस को पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करें, ओके जी। यहां तक बात समझ आ रही, ठीक। अच्छा, नोडल एनालिसिस की या आज के टॉपिक की सबसे पहली नई बात, अच्छा इसमें ना हम ये करते हैं कि बजाय इसके कि हम थ्योरेटिकली बताना शुरू करें, हम सर्किट बनाते हैं और सर्किट की हेल्प से हम मेथड समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल करेंगे ताकि आपको न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ भी हम समझा सकें, ओके। सो सपोज करते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ करंट सोर्स है, ओके। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि नोडल एनालिसिस सिर्फ करंट सोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। हमने अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, आपका बात सुनिए, हमने अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए नोडल एनालिसिस को दो तरह के सर्किट्स में स्प्लिट कर दिया, और दूसरा होगा एट इनिशियल लेवल, अपनी आसानी के लिए, मेथड समझने के लिए, ठीक है। हमें बात समझ आ रही, हम सिर्फ और सिर्फ वो सर्किट कंसीडर करते हैं जिसके अंदर सोर्सेज में सिर्फ करंट सोर्स अवेलेबल, ठीक। स्टेज 2 पर जब हम यहां पर मौजूद
एक लिमिटेशन डिस्कस करेंगे कि अच्छा अगर वोल्टेज सोर्स आ जाए तो फिर क्या लिमिटेशन है हमारे पास सर्किट की, फिर हम स्टेज 2 पर आ जाएंगे, तो थोड़ा सा एडवांस आ जाएंगे। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक नोडल एनालिसिस समझना, सिर्फ और सिर्फ ऐसे सर्किट्स के लिए जिनमें करंट सोर्स लगा लाइक दिस, सोर्स या सोर्सेज लगे। ओके, ये हल्की सी एग्जांपल है, हम इसके बाद नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो भी हम बात कर रहे थे कि इस टॉपिक की नई बात वो ये कि चूंकि आपने नोड्स के साथ डिस्कशन करनी है, नोड्स के साथ खेलना है, तो यहां पर नोड की एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई। ठीक, नोड को स्प्लिट किया गया है रेफरेंस और नॉन रेफरेंस नोड्स। यानी कि कहने वाला ये कह रहा है कि आपके पास जो सर्किट में नोड्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या हम इस मेथड में दो तरह के नोड्स को डिस्कस कर लेते हैं। नोड एक तो वो होगा जो कि रेफरेंस नोड कहलाएगा, जिससे हम रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। ठीक, मिसाल के आप देखते हैं कि जो आप जीटी रोड पर जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम व्यू पर चले जाते हैं और व्यू पर जाते हैं कहते हैं कि अच्छा जी लाहौर इतना किलोमीटर दूर है या मुल्तान इतना किलोमीटर दूर है। क्या मतलब होता है इस बात का कि हम इस जगह पर खड़े होकर, व्यू होटल पर खड़े होकर उसको रेफरेंस मानते हुए हम कह रहे हैं कि यहां से मुल्तान इतना दूर। ठीक, फर्ज करें कि अगर मैं यहां से जोगी चौक चला जाता तो क्या वहां से भी मुल्तान इतना दूर होगा? ऑब्वियसली नॉट। ठीक, क्योंकि जो मैंने मेजरमेंट ली थी वो रेफरेंस पॉइंट मैंने कोई फिक्स किया था। ओके, तो इस तरह इसी कॉन्सेप्ट के साथ सर्किट में आपके पास एक रेफरेंस नोड होगा, उसकी निशानी ये है कि वो मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है। ठीक, फर्ज करते हैं कि हमारे पास इस सर्किट में जो नोड क्या नाम है अपना, ऐसा इस सर्किट में नोड्स कहां कहां है? ये I1 हो गया, I1 के ऊपर नहीं, आप मुझे सॉरी इट्स R रजिस्टर, आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सा I2 और तीन ही कंपोनेंट यहां कनेक्ट हो रहे हैं। वेरी गुड, सो ये हमारा हो गया लेट्स से नोड 1। ओके, इसी पैटर्न पर नोड 2 और लेट्स से नोड 3। नोड 3 वो इंटरकनेक्टिंग लोकेशन जहां पर I1 का एक एंड, R1 का एक एंड और R3 का एक एंड कनेक्टेड है। नोड 2 जहां पर R2, I2 और R3 का एक एक टर्मिनल कनेक्टेड है। ठीक, इन तीन के अलावा अगर किसी को कोई चौथा नोड नजर आ रहा है तो वो क्या करेगा, किसी अच्छे से डॉक्टर से राब्ता करेगा, जल्द अज जल्द करेगा। ठीक है, ओके, सो जी ने अच्छे से ओके, सो अब आपके पास इस सर्किट में नोड मौजूद है 3। इनमें से लामहला कोई ना कोई नोड ऐसा होगा जो कि किसी दूसरे नोड से कम पोटेंशियल पर होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, मिसाल के तौर पर ये नोड इस नोड से कम पोटेंशियल पर है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस वाली कहानी चलेगी ना, क्योंकि यहां की बात समझ आ रही है। ओके, और अगला फर्ज हम ये कर लेते हैं कि ये वाला नोड इस नोड से भी कम पोटेंशियल पर है, तभी तो इन दोनों के दरमियान में या इन दोनों के दरमियान में या इन दोनों के दरमियान में वोल्टेज डेवलप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा। ठीक, तो कुल मिला के बात क्या हुई कि ये वाला नोड हाईएस्ट पोटेंशियल पर है। हम फर्ज कर रहे हैं समझाने के लिए बात, ठीक है, अभी हमने कैलकुलेशंस ली, इंफॉर्मेशन दी, क्यों भाई बात समझ आ रही?
ये वाला सेकेंड नंबर की पोटेंशियल पर और ये वाला थर्ड नंबर की पोटेंशियल पर। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मुलेशन हम ये कहते हैं या हम ये कह रहे हैं कि रेफरेंस नोड वो नोड होगा जो हमारे सर्किट में मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल पर होगा। ठीक, यानी कि इस सर्किट में हमारे फर्ज के मुताबिक नोड 3 रेफरेंस नोड बन गया। क्योंकि दानियाल बात समझ आई कि नहीं? ठीक, सो ये हो गया मेरे पास रेफरेंस नोड। यानी कि अब मैंने इस सर्किट में जितनी भी पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है वो इसके लिहाज से करनी है। ठीक, जिस तरह हमारी एग्जांपल में व्यू होटल था कि व्यू होटल से मुल्तान तक का कितना डिस्टेंस हुआ, व्यू होटल से जोगी चौकर तक कितना डिस्टेंस हुआ, व्यू होटल से लाहौर तक का कितना डिस्टेंस हुआ। ये रेफरेंस नोड भी हमारी assumption ही है। आपकी अजम्पशन अभी इनिशियल लेवल, अजम्पशन से मुराद अभी हमारे कोर्स के लेवल में तो हमें बता देगा कि दिस इज योर रेफरेंस नोड। अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रेफरेंस नोड से मुराद क्या है। ओके, यह हो सकता है कि आपको खुद से भी चूज करना पड़े कि रेफरेंस नोड कौन सा। ओके, सो आसानी के लिए इनिशियल लेवल पर जो रेफरेंस नोड है उसकी पोटेंशियल रखी जाती है 0। ओके, और इसी को हम कहते हैं हमारा ग्राउंड। और जो सर्किट्स नोडल एनालिसिस से रिलेटेड होंगे उसमें इस तरह की लेबलिंग वो कर देगा, ग्राउंड को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या बात समझ आ रही? जिस तरह मिसाल के रजिस्टर के लिए ये सिंबल हो गया, करंट सोर्स के लिए, तो ग्राउंड के लिए इस तरह का, या एक दो और भी आपके पास बुक के अंदर उसमें दिए गए कि ये सिंबल ग्राउंड के लिए। तो अगर आपके पास सर्किट के अंदर किसी नोड के ऊपर ग्राउंड गिवन है, ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है, तो नो नीड टू वरी, इट इज योर रेफरेंस नोड, क्योंकि ये मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल 0 के ऊपर होगा। ठीक, लेकिन ये मुमकिन है कि आपके पास जो चंक ऑफ सर्किट दिया जाए उसमें रेफरेंस नोड ना हो, लेकिन आई थिंक थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूं। ओके, सो रेफरेंस नोड वो नोड होगा जो आपके सर्किट में या गिवन प्रॉब्लम में मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल होगा। ओके, एट द बिगिनर, या अगर आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है तो आप इसको खुद से फर्ज भी कर सकते हैं, चूज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सोच समझ के अन्य वाली फर्ज कर सकते हैं, नोड है। ठीक, वो हम थोड़ा सा जज कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, सिंपल सी जजमेंट कि अच्छा ये करंट सोर्स है, करंट में ये जो है करंट हमारे पास हायर से लोअर पोटेंशियल के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, तो ये वाला नोड जो है वो लोअर पोटेंशियल के ऊपर हो सकता है। ओके, इस तरह की जजमेंट के साथ वो हम वक्तन फक्तन जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आएगी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी तक की बात जो पहली नई बात निकली वो थी कि अब आपने नोड को रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड की फॉर्म में जो है वो तकसीम करते हैं। ओके, और रेफरेंस नोड वो नोड है जिसकी पोटेंशियल सबसे कम है, और आसानी के लिए अगर ये ग्राउंड का सिंबल किसी भी नोड पर बना हो तो इसका मतलब है कि ये मेरा रेफरेंस नोड है, और इसका अल्टीमेटली मतलब यह है कि इस पर जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्टेज है। ठीक, इससे क्या आसानी होगी कि 3 में से एक नोड की वैल्यू तो सवाल शुरू करने से पहले ही मुझे पता चल गया। जिस तरह अभी लास्ट क्वेश्चन में था ना, जब हम करंट व वोल्टेज डिवाइडर देख रहे थे कि ये एक सर्किट है जिसके अंदर आपको सारे वोल्टेज सारे करंट्स निकालने, ठीक, तो उसमें से एक नोड की वोल्टेज पता चल गई। ओके, नेक्स्ट चीज जो कि यहीं पर कनेक्टेड है, अच्छा, रेस्ट ऑफ द नोड्स आर कॉल्ड नॉन रेफरेंस नोड। ठीक, तो इस सर्किट में अगर रेफरेंस नोड आप ये वाला रख रहे हैं तो नॉन रेफरेंस नोड ये वाला। बात कर रही है कि नहीं, समझ आ रही थी? क्योंकि किसी को भी बात समझ में आई हम अगली छोटे से लेवल को अटेंड करेंगे। भाई सही है? ओके, अभी तक हमने जो तमहीद में बात की थी कि हम क्या कहते थे, वोल्टेज अक्रॉस दिस कंपोनेंट,
यानी कि कंपोनेंट वोल्टेज जो इससे पहले की पुरानी बात, अब आपके पास नया नया सर्किट आ गया, ठीक है, पाकिस्तानी नया सर्किट आ गया, तो उसमें नई बातें, ओके, लेकिन नई बात का कानून पुरानी बात से तो होना चाहिए ना तुम्हें, ओके। सो जो पुरानी बात थी कि कंपोनेंट वोल्टेज अक्रॉस दिस, इसका रिलेशन नोड वोल्टेज से, नई बात से क्या बना कि वोल्टेज अक्रॉस दिस नोड्स। वेरी सिंपल, इसमें भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही। अच्छा, अगर मैं इस नोड को कोई नाम भी दे दूं, लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूं, क्या नाम दे दें इसको, VR1, ठीक, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक, क्या नाम है अपना वाला, हाँ मुजाहिद, इसको हम M भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। इस नोड वोल्टेज को तो हमने नाम दे दिया, उसको M का नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि V1 ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली यहां डाल दिया। सो V1 voltage across this resistance is equal to M, potential at this non-reference node M minus potential at the other node। ठीक हो गया अहमद, कहानी चल रही है कि नहीं, ठीक है। यानी कि ये जो कनेक्शन हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज वाला, हमने उस चीज को रिवाइव किया जो हमने अभी तमीज में बात की, ठीक। हाँ जी बोलो, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप, अभी चल रहे हैं ना, अभी ऐसा है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप डायरेक्टली यहां लिख देंगे। सो अगर हमें इसकी वैल्यू पुट करना हो, ओके। इसी तरह अगर मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, क्या नाम अपना, वसीम, सॉरी जुल्फर ने, इस नोड को मैंने नाम दे दिया, इस नोड वोल्टेज, इस नोड को नहीं, नोड को तो मैंने दे दिया, इस नोड वोल्टेज को मैंने नाम दे दिया Z, ओके। और इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था दैट इज V2, सो V2 potential voltage across this is equal to the potential difference M minus, ठीक हो गया। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, जो हमारी पुरानी कन्वेंशन थी, पोटेंशियल वोल्टेज अक्रॉस एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या नोड वोल्टेज, ओके। सो अब अगर आपके पास हर नोड के अक्रॉस, हर नोड के ऊपर वोल्टेज आ जाता है, तो आप हर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे ना, फिर नहीं। लेट्स से आपके पास M की वैल्यू आ गई, आपके पास V की वैल्यू आ गई, आपके पास V0 की वैल्यू आ गई, तो आप V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, वोल्टेज अक्रॉस दिस निकाल लेंगे। हाँ भाई अहमद, क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस दिस भी निकाल, अहमद नहीं समझ आ रही, तो ऐसी क्यों आ रही। अच्छा, आपने ये वोल्टेज निकाल लिए, बिल्कुल। अगला टास्क था कि करंट्स भी निकालने हैं, जिसमें अभी पिछली एग्जांपल में था कि तमाम करंट्स, तमाम वोल्टेज निकालने, तो यहां से करंट निकालना, ठीक हो गया। हाँ भाई, करंट आपको पता है, हमने जो करंट डिस्कस किया था कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। सो हायर पोटेंशियल पर M नोड, क्या पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल पर V। करंट अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो एग्जाम्पल मेरा नेक्स्ट क्लास में होगी, तो हम वहां पर इसको भी जाकर देखेंगे क्या मसला है।
तो इसका मतलब अगर आपको करंट की डायरेक्शन गिवन है तो अब आपको वोल्टेज की डायरेक्शन देने में प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है करंट हायर से लोअर पोटेंशियल को अप्लाई करता है। ओके, अब इस बात को जहन में रखिएगा। अगली एग्जांपल के बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो सिमिलरली सो आपने तमाम करंट्स और तमाम वोल्टेजेस मालूम कर दिए। एग्रीड? मेथड अभी सीखा नहीं, मेथड हम सीखते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि इस मेथड को यूटिलाइज करते हुए हम करंट्स और वोल्टेजेस कैसे निकालेंगे। ओके, तो इस मेथड की नोडल एनालिसिस की सबसे पहली नई बात रेफरेंस और नॉन रेफरेंस नोड याद है भाई। ओके, अगली नई बात कि जो हमारे पास कंपोनेंट वोल्टेजेस थे उनमें और नोड वोल्टेजेस में क्या रिलेशन हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए मेथड स्टार्ट। ये मेथड है। ठीक, नोडल एनालिसिस ये कहता है कि नोडल एनालिसिस को यूज करके आप हर नोड का वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। कैसे, वो बात अब शुरू होगी। सबसे पहले जैसे ही आपके पास सर्किट आएगा, नोडल एनालिसिस स्टार्ट हो गया, वापिस आ गए। जैसे ही आपके पास सर्किट आया और आपने ये डिसाइड कर लिया कि इस सर्किट को मैंने नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना है। ये डिसीजन दो तरह से हो सकता है। पहला, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन कि आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे दी कि इस सर्किट को नोडल एनालिसिस से सॉल्व करो। ठीक, जो बात हम लेक्चर के स्टार्ट में कर रहे हैं। दूसरा, आपने इनकाउंटर किया तमाम मेथड्स का। अच्छा, ये सर्किट है, इसमें मुझे फलां क्वांटिटीज निकालनी है। ओके, और अच्छा जी केसीएल नहीं लगता, अच्छा जी पावर वाला फॉर्मूला नहीं लगता, अच्छा जी V इक्वल टू IR ओहम्स लॉ नहीं लगता। ठीक है, फलाना मेथड नहीं लगता। हाँ, शायद या कंफर्म है कि नोडल एनालिसिस लगता है। ठीक, तो ये दो तरह से आपने डिसाइड किया कि इस सर्किट को मैंने नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना है। क्योंकि बात समझ आ रही? एनीवन कोई बात समझ ना आ रही क्या? पक्की बात। सो गैस तुम्हारा हाथ थकेगा भाई, इसके बाद तो मालिश करनी पड़ेगी। ओके, सो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जैसे सर्किट आपके सामने आए और आप कहें कि मैंने इस सर्किट को नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले इस सर्किट में मौजूद नोड्स को रेफरेंस और नॉन रेफरेंस नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, कि आप ये जज करेंगे अगर उसने कोई ऐसी निशानी नहीं दी कि कौन सा सर्किट और कौन सा नोड मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल पर हो सकता है। ओके, आफ्टर ठीक है, ये हम एक दो एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो फिर आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि कैसे आप इसको जज करें। ओके, उसके बाद अगले स्टेप, आप हर नोड पर जानना भी, आप हर नोड पर केसीएल अप्लाई करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, अच्छा केसीएल अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर करंट की डायरेक्शंस देना होगा। जिस तरह हमने I1 और ये I2 की वैल्यू दी थी ओरिजिनल सर्किट पर, ये I1 I2 गिवन है। हाँ, ये I1 और ये I2 की वैल्यूज इनडायरेक्टली गिवन है। सही चल रहा है? ओके, सो मैं सबसे पहले इस नोड के ऊपर केसीएल अप्लाई करूं। ओके, इत्तेफाक करवाना था इस नोड के ऊपर I1 KCL एट नोड 1 जी प्लीज I1 प्लस ओके प्लस I2 ओके, यानी कि आपका वर्बली कहने का मतलब क्या है कि इस नोड पर I1 और I2 एंटर हो। एग्री करते हैं? हाँ, I1 एंटर हो रहा है। हाँ, I2 एग्जिट कर रहा है। ओके, तो क्या आपको इसको फिर प्लस करना चाहिए? ओके, ऐसा लिखो, माइनस को कर दे दो। नहीं, अभी जैसे आप कह रहे हैं स्टार्ट में I1
इस नोड पर एंटर हो रहा है और I2 एग्जिट हो रहा है। अच्छा जी, और स्मॉल I1 हाँ माइनस के प्लस माइनस ओके माइनस आई ओके आगे सही इस नोट पे यही चाह है। हाँ ये चार तो हो गए, इक्वेशन भी कंप्लीट नहीं। फुल स्टॉप लगा दूं, आगे क्वेश्चन मार्क लगाऊं या साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन पेपर में आपको लगाओ ना ये। तो अब यहाँ पे आगे कुछ लगाऊं, मैं लगाऊं किसकी किताब है आगे फुल स्टॉप लगा दूं तो कुछ ना लगा दूं बता दो इक्वल टू 0 ओह गुड, जल्दी करने वाला काम था भाई। ओके पहला स्टेप नोडल एनालिसिस करते हुए कि सबसे पहले आपने रेफरेंस और नॉन रेफरेंस नोड्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक है कि अच्छा जी ये मेरा रेफरेंस नोड है और बाकी नॉन रेफरेंस नोड्स हो गए। ओके सेकंड स्टेप आपने क्या किया, आपने हर नॉन रेफरेंस नोड के ऊपर एक और एक दो नॉन रेफरेंस नोड, तो कितनी इक्वेशन बन जाएगी, दो इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा तो एक इक्वेशन एक नोड पर आपने KCL इंप्लीमेंट कर क्यों भाई। अब दूसरे नोड पर एंड मेरी नाम क्या है, हाँ अब नोड 2 पर KCL लगाओगे, शाबाश। नोड 2 और नोड 2 के ऊपर KCL अप्लाई करो। भाई अपना इनका समंदर बांट करो। अवैस बता, शाबाश अवैस। I3 कैपिटल I3 या स्मॉल I3 है? कैपिटल I3 एक सेकंड, कैपिटल I3 सर्किट में वहां से नजर आ रहा हो कहां है? नहीं वहां से भी नजर नहीं आ रहा, यहां से भी नहीं आ रहा। हाँ जी वापिस आ गए, बाकी बात है। ओके मैंने रिक्वेस्ट की कि अपने इल्म के बहते समंदर को ढक लो, फिर भी आप लोग बोलते जा सकते हैं, ठीक है यार ऐसी बातें कट कर सकते हैं। ओके हाँ भाई I2 ओके I2 कैपिटल I2 कहां पे है कैपिटल I2, ये इस नोड को लीव करना, लीव से मुराद ये है कि ये ऐसे लीव करना, ठीक है। यानी कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि अवैस इधर आओ तो तुम मुंह उस तरफ करो दीवार गुड अवैस, तो इसका मतलब होगा कि अवैस मेरी तरफ आ रहा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह I2 इस नोड को लीव कर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूं -I2 क्योंकि नोड 2 को I2 लीव कर, वैसे बोलो ना। अच्छा पहले खड़े हो जल्दी से और कहो कि मैं क्लास में ही बैठूंगा, कसम से मैं क्लास में बैठूंगा, आइंदा मैं क्लासरूम में ही बैठूंगा, शाबाश। सो ये एंटर कर रहे हैं, ओके I2 हाँ जी, बाकी करंट स्मॉल I2 स्मॉल I3 बोलो क्या कर रहा है, हाँ माइनस लीव कर रहा है इस नोड को, शाबाश। आगे इक्वल टू क्यों लिखवा रहे हो, इक्वल टू 0 है, शाबाश। इस नोड के ऊपर कितनी ब्रांचेज हैं, अब ऐसा ऊंचा तो नहीं बोल, 3 ब्रांचेस, 1 2 और तो 3 करंट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। तो आपने 2 करंट्स की इंफॉर्मेशन दी है, कैपिटल I2 स्मॉल I3 और इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन,
और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी नहीं है क्लास में, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस मेथड की बताने के बावजूद। नो नीड टू वरी, अकेले नहीं हो भाई, ठीक है। हाँ जी, I2 एंटर हो, हाँ जी आगे, थैंक यू, इज इक्वल टू। आपके पास कितने नॉन रेफरेंस नोड्स थे? दो। आपके पास दो ही इक्वेशंस बननी चाहिए कि मेरी बेटे नाम क्या है? अब्दुल्ला। तो ये दो इक्वेशंस बन गई फॉर दिस सिंपल सर्किट। हमें प्राइमरी मैथ से पता है कि जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही अननोन्स होने चाहिए, तो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। एग्रीड? सो अब यहां पर हमारे पास अननोन्स कितने हैं? I1 सोर्स गिवन होगा, I2 सोर्स गिवन होगा, 1 2 ठीक। यहां पर I2 ऑलरेडी गिवन, I2 एंड I3 3 अननोन्स आ गए, ठीक। ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास 6 अननोन्स थे, 1 2 3 4 5 6, तीनों करंट्स और तीनों वोल्टेज निकालने थे, ठीक। अगर हम इसको नोड्स की फॉर्मेट में बात करें तो एक अननोन हमारा निकल गया। ये हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही निकाल दिया कि बी नॉट इक्वल टू 0। ओके ओके, सो हमारे पास 1 2 3 4 5 अननोन्स है, 3 करंट I1 स्मॉल I2 स्मॉल I3 और ये M और C की वैल्यूज। ओके, सो इक्वेशन इसमें बनी 2। मेथड का तीसरा स्टेप, पहला स्टेप रेफरेंस और नॉन रेफरेंस को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा स्टेप हर नॉन रेफरेंस नोड के ऊपर केसीएल लगाना है, यहां पे कर दिया। तीसरा स्टेप, जो करंट्स आपने निकाले थे इनको नोड वोल्टेजेस की फॉर्म में बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। सो अगर मैं यहां पर I1 को लिखूं, so it will be M minus V naught, ठीक हो गया जी? अच्छा, माइनस I2 M माइनस Z, अब यहां पर दोनों लिखने पड़ेंगे, ये लिखें I2 माइनस I3 Z माइनस V नॉट नहीं लिखते हम, प्लस I2 इज M माइनस Z। जब मेरे पास टाइम कम था पर मैं आप लोगों ने लिख पाई, दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब देखते हैं नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। नंबर ऑफ नॉन R1 की वैल्यू गिवन, R2 की वैल्यू गिवन, I2 की गिवन, R3 M अननोन रह गया 1, Z रह गया 2। लो, 2 इक्वेशंस और 2 अननोन, खुदा बजात खत्म हो गई, ठीक है जी। और यहां पर आपका नोडल एनालिसिस भी खत्म हो। नोडल एनालिसिस को सर्किट पे अप्लाई करने के 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, रेफरेंस और नॉन रेफरेंस नोड्स को आइडेंटिफाई किया। स्टेप नंबर 2, नॉन रेफरेंस नोड्स के ऊपर केसीएल अप्लाई किया। स्टेप नंबर 3, जो करंट्स थे उनको नोड वोल्टेज की फॉर्मेट में, जो कि आप पहले से रिलेशन की दफा काम कर चुके थे, ठीक हो गया। अब आपके पास जितनी नॉन रेफरेंस नोड्स थे उतनी ही इक्वेशन आ जाएंगी और फॉर्चुनेटली आपके पास उतने ही अननोन्स होंगे, ठीक। या फिर आप इनडायरेक्टली बाय यूजिंग ये ओहम्स लॉ या अदर इक्वेशंस इतने। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 ही अननोन है। आगे आपकी मैथ्स का सिंपल इक्वेशंस को जो आप क्रैमर रूल यूज करते हुए, चाहे एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए भाई
नहीं, उसको आगे इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास m और g की वैल्यूज निकल आएंगी, m और g की वैल्यू निकल आएंगी। तो आप V1, V2, V3 यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दीज कंपोनेंट निकाल लेंगे और उसके बाद फिर I1, I2 और I3 भी निकाल लेंगे। ठीक है जी। सो इट वाज नोडल एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जांपल करेंगे और एक छोटा सा क्विज भी नोडल एनालिसिस से रिलेटेड ले लेंगे ताकि आप लोग आज आपकी इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। क्वेश्चंस क्लास में क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नो सर। ठीक, कल इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे।